हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स को रिटर्न में ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 मतलब ये पुराना एक्ट है हमारा, और इसमें एक्सप्लेन किया गया है ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, उसकी लीगैलिटीज़, सब चीज़। इसको हम वन बाय वन करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब है उसमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, अटेस्टेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और स्टैंपिंग होनी चाहिए। अब कोई भी एग्रीमेंट को हमने अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ कर दिया तो वो हमारा बन गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको हम नोट भी कर लेते हैं साथ में। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन, स्टैंपिंग होना ज़रूरी है एग्रीमेंट को, अगर हम चाहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बने तो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है प्रॉमिस और कंसीडरेशन। इसको नोट कर लेते हैं, प्रॉमिस और कंसीडरेशन। किसी भी चीज़ का प्रॉमिस किया, अगर उसके बदले में हमने कुछ लेन देन कर दिया, लेन देन करना ही कंसीडरेशन होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? समथिंग इन रिटर्न। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप नोट कर लीजिए ये सब। कंसीडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। सपोज आप कोई पेन खरीदने गए, आपने पेन लिया, उसके बदले में आपने पेमेंट कर दिया। तो आपने पेन लिया और पेमेंट किया, तो आपने कुछ लिया और कुछ दिया। किसी चीज़ के बदले में कुछ देना ही कंसीडरेशन होता है। तो अब हम आगे आते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस का इक्वेशन बनाना। ऑफर मतलब, ऑफर मीन्स ऑफर करना। अब समझो मेरे पास ये पेन है, पेन को मैंने आपको बोला मुझे ये बेचना है, और आप बोलते हैं मुझे ये खरीदना है। तो मैंने आपको ऑफ़र दिया, उस ऑफ़र को आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हम नोट कर लेते हैं। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्लेन्स ऑफर, एंड सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, वन बाय वन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। वन बाय वन हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक कवर होगा वो ऑफर और एक्सेप्टेंस पे होगा, उसके लीगल रूल्स पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2A। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही मैंने आपको बोला मुझे ये पेन बेचना है, तो पेन बेचना मेरा ऑफर है। किसको? आपको। ठीक है, तो उसी को ही हम लीगल टर्म्स में डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं पहले। तो हम ये नोट डाउन कर लेते हैं। When one person signifies to another, मीन्स वन पर्सन में, यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर टू पर्सन है, वन पर्सन और अनदर पर्सन, मीन्स देयर आर टू पर्सन्स, टू पार्टीज। तो ऑफर में टू पार्टीज होना मस्ट है। ठीक है, हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मीन्स हिज विलिंगनेस किसकी? फर्स्ट पर्सन की, वन पर्सन की। His willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other. That other means
सेकंड पर्सन का स्वीकृति एसेंट लेने के लिए हमने वो बात कही, टू सच एक्ट, उस एक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। और जब ऑफर हो गया इसका मतलब हमने प्रपोजल कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें दो पार्टीज हो गई, ये हमने समझ लिया इसमें कि वन पर्सन है और अनदर पर्सन है। अब वन पर्सन जो ऑफर बना रहा है या जो प्रपोजल बना रहा है, दैट पर्सन वी कॉल्ड ऑफरर और प्रपोजर और प्रॉमिसर। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं एक्सप्लेन ऑफरर एंड व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड बाय ऑफरर। तो ऑफरर में हम सारा रूल्स ऑफर का लिखेंगे। ठीक है, हु इज प्रपोजर, हु इज प्रॉमिसर, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑफरर है वही प्रपोजर है और वही प्रॉमिसर है। ठीक है, तो हम इसको भी अब नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिग्निफाइज, ऊपर डेफिनेशन में हम देख रहे हैं सिग्निफाइज मीन्स टू इंडिकेट। यहाँ पर हमने लिख दिया ऊपर टू इंडिकेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब जो ये फर्स्ट पर्सन है ये प्रॉमिसर है, तो यहाँ हम नोट डाउन कर लेते हैं वन पर्सन हु इज टू whom we called as offerer, और जिसको हमने प्रपोजल बनाया है, दिया है, वो उस पर्सन को हम बोलते हैं ऑफरी। तो यहाँ पर जो टू पर्सन्स की बात हुई है, यहाँ पर एक हो गया ऑफरर, प्रपोजर और प्रॉमिसर, और जो अनदर पर्सन है वो हो गया ऑफरी, प्रपोजी और प्रॉमिसी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम नोट कर लेते हैं एक, समझो ए पर्सन है, यहाँ पर हम टू पर्सन्स की बात करते हैं। टू पर्सन्स में, ठीक है, हम इसको पहले नोट कर लेते हैं। Whom the proposal is made is called offeree, proposee, promisee। ठीक है, सपोज अभी हम इसको समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास दो पर्सन है, वन पर्सन और अनदर पर्सन, दे आर टू पार्टीज। तो अगर ए पार्टी बोलती है कि मुझे अपना मोटरसाइकिल बेचना है, आई वॉन्ट टू सेल माई मोटरसाइकिल, तो वो कौन हुआ, वो हो गया प्रॉमिसर। और सेकेंड पार्टी जो बोलती है ठीक है मुझे आपका मोटरसाइकिल खरीदना है, तो वो कौन हो गई, वो प्रॉमिसी हो गई। तो इसको भी हम थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको नोट में ले लेते हैं एक बार। सपोज ए पर्सन और बी पर्सन, ए बोलते हैं वांट टू सेल माय मोटरसाइकिल, ठीक है, तो हम इसको नोट कर लिया है।
अब इसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एसेंशियल्स की तरफ। एसेंशियल्स क्या होती है, क्या इस ऑफर होने के लिए ज़रूरी बातें। तो इसमें सबसे पहली बात जो हम देख रहे हैं, अब डेफिनेशन में देख रहे हैं, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। तो एसेंशियल के लिए सबसे पहले हमने इसी को लिखना है, वन पर्सन सिग्निफाइज। सिग्निफाइज मतलब हम कर चुके हैं, इंडिकेट टू अनदर। ठीक है। सेकेंड हम फिर से डेफिनेशन देखते हैं। तो willingness to do or abstain from doing anything. Willingness to do or abstain from doing anything. ठीक है। इसको हम राइटिंग में ले लेते हैं। विलिंगनेस क्या होता है, इच्छा करने की या कुछ ना करने की। तो उसको हम बोलते हैं विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन मीन्स ना करने की कुछ भी। नेक्स्ट थर्ड हम लेते हैं डेफिनेशन में, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अनदर टू सच ए। इसको हम नोट कर लेते हैं। इसलिए हम ये अपनी इच्छा बताइए कि सामने वाला जो सेकंड पर्सन है उसकी हम स्वीकृति ले सके। टू सच है, उस एक्ट के लिए हम स्वीकृति ले सकें। इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें समझ में आई कि वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या अपनी इच्छा करने की या कुछ ना करने की, और किस लिए, विद द व्यू टू ऑब्टेन द स्वीकृति। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। अब हम थर्ड लेते हैं इसमें कि लीगल रूल्स क्या होते हैं, वैलिड प्रपोजल के लिए लीगल रूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, ऑफर के लिए या प्रपोजल के लिए, तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें होता है कि इट मस्ट बी डेफिनेट और शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये लूज नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। सपोज डेफिनेट एंड शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड। मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे 1 किलो राइस चाहिए, 1 किलो राइस बोला तो वो लूज है, वो वेग है, अनसर्टेन, क्योंकि मैंने ये बोला ही नहीं कौन सा राइस चाहिए और कैसा चाहिए। राइस चाहिए मतलब कौन सी राइस चाहिए। ठीक है। तो ये जो अगर हम बोलते हैं कि सिर्फ राइस चाहिए या ऑयल चाहिए, तो उस टाइप का जो ऑफर होगा वो लूज है, वेग है, अनसर्टेन है। या हम बोलते हैं कि हमें राइस बेचना है, राइस कौन सा बेचना है, कितना बेचना है, वो सब होना चाहिए। तो ऑफर मस्ट बी डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है। सेकंड हम लेते हैं, इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द प्रॉमिसी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी, फिर से हम इसको देख लेते हैं एक बार। इट मस्ट बी with the view to obtain the consent of promisee.
तो जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ, ऑफर हुआ है, वो किस लिए हमने दिया है? ताकि हम प्रॉमिसर जो सेकंड पार्ट है उसकी कंसेंट ले सकें। ठीक है, प्रॉमिस। थर्ड क्या है? इट मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो भी हमारी ऑफर दिया है उसकी इंटेंशन मेन क्या होनी चाहिए कि हमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। सोशल इनविटेशन से अलग है ये। सोशल इनविटेशन, अभी समझो किसी ने आपको डिनर पे बुलाया, आपने बोला ठीक है मैं आएगा डिनर पे, लेकिन आप जा नहीं पाए, फिर क्या हुआ? क्या आप पे वो केस फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोशल इनविटेशन है। इसीलिए ऑफर का जो मेन पर्पस है, जो मेन रूल है, वो है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यहाँ पर जो भी है लीगल रिलेशनशिप पे बेस है। ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन कर लिया है। फोर्थ में, इट मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इट मस्ट बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है कि या तो हमने बोल के किया है या लिख के किया, बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। ठीक है, तो और इम्प्लाइड क्या होता है? इम्प्लाइड मतलब बाय अ कंडक्ट ऑफ पर्सन। ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। एक्सप्रेस और एक्सप्रेस का तो हमें क्लियर है कि जब हम कुछ बोल के या जो लिख के हम करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सप्रेस ऑफर। कंडक्ट ऑफ पर्सन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे हम लोग साइबर कैफ़े में जाते हैं, तो साइबर कैफ़े खुला होता है, हम लोग जाके वहाँ पे बैठेंगे, काम करेंगे और पैसे दे के उसको वापस आ जाएंगे। तो साइबर कैफ़े एक इम्प्लाइड ऑफर है। साइबर कैफ़े खुला है, जिसको आना है आ जाओ। वो किसी एक पर्सन को नहीं जाके बोलते हैं, तो वो एक इम्प्लाइड है। सेकंड एग्जांपल और ज़्यादा समझने के लिए हम ले लेते हैं कि बस स्टैंड का। हम लोग क्या करते हैं, बस स्टैंड पे खड़े, बस आई, उस पर चढ़े और हम चले गए। बस वाला हर पर्सन को अलग से नहीं बोलता, तो वहाँ पर वो क्या है, बस आई और उस पर बैठना, ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए, पॉज करके सुनिए, तो ये आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए कि इम्प्लाइड ऑफर भी होता है और वो किन केसेस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं फिफ्थ, प्रपोजल मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन। ठीक है, तो प्रपोजल जो है वो इनविटेशन से डिफरेंट होता है। अब इनविटेशन और प्रपोजल में क्या फ़र्क है? जब हम बिग बाज़ार वगैरह जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, बिग बाज़ार गए, मॉल गए, किसी भी मॉल में गए, तो वहाँ हम जाते हैं, वहाँ सारा सामान पड़ा रहता है, तो वो जो सामान पड़ा है वो इनविटेशन है, वो प्रपोजल नहीं है। प्रपोजल उसमें कब हुआ? जब आपने एक प्रोडक्ट को उठा के अपने बैग में रखा, तो वहाँ पर वो प्रपोजल है। इनविटेशन, सामान रखा हुआ है, वो सीधा इनविटेशन है। तो इस तरह प्रपोजल और इनविटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ऑफर यहाँ पर तब होगा जब हम वहाँ से प्रोडक्ट उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं प्रपोजल इज डिफरेंट फ्रॉम ए इंक्वायरी। ठीक है, तो इंक्वायरी से अलग है। अभी आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें चलती, ठीक है, वहाँ पर आपने कोई चीज़ का इंक्वायरी किया, तो इसका मतलब आप प्रपोज कर रहे हो ऐसा नहीं है। प्रपोजल और इंक्वायरी में डिफरेंस होता है। ठीक है,
तो इसको हम लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ये पेन बेचना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि मैडम कितने का बेच दोगे, तो वो चीज़ है, वो इंक्वायरी है। इंक्वायरी मीन्स ऑफर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं सेवेंथ क्या है, प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी। अब ये प्रपोजल जो है वो कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी को कम्युनिकेट होना चाहिए। इसमें बहुत ही अच्छा केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, ठीक है। इस केस को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये लिख लिया आपने पहले। तो अब लालमन शुक्ला और गौरीदत्त के केस में क्या हुआ था, लालमन का जो है नेफ्यू, गौरीदत्त का नेफ्यू जो है मिसिंग हो गया। तो उसके बाद उसने अपने सर्वेंट को बोला कि मेरे मिसिंग नेफ्यू को ढूंढ के ला। अब मिसिंग नेफ्यू को वो ढूंढने गया, कुछ टाइम बाद अब वो नहीं मिला नेफ्यू। तो गौरीदत्त ने क्या किया कि वो उसके लिए वो दे दिया, रिवॉर्ड की घोषणा कर दी। तो रिवॉर्ड देने के लिए उसने बोल दिया, लेकिन ये बात लालमन को नहीं पता थी। अब उसको नेफ्यू मिल जाता है, सर्वेंट जो है लालमन, उसको नेफ्यू मिल जाता है। नेफ्यू लाके वो गौरीदत्त को दे देता है। तो बोलता है, बाद में उसको पता चलता है कि इसके बदले में रिवॉर्ड भी था। वो बोलता है मुझे रिवॉर्ड दो क्योंकि मैंने आपका नेफ्यू ढूंढा है। तो वो बोला नहीं, रिवॉर्ड नहीं दे सकते क्योंकि कम्युनिकेट टू अदर पार्टी, मैंने कम्युनिकेट तुमसे किया ही नहीं। तो इस तरह से ये इस कम्युनिकेट टू दैट अपोजिट पार्टी, तो उस अपोजिट पार्टी को ही कम्युनिकेट किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रपोजल मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने यहाँ पर डेफिनेशन में पहले ही देखा था कि विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। तो उसमें अपने आप में कुछ करने की इच्छा और कुछ ना करने की इच्छा, ठीक है। तो ये अपने आप में ही हमने पहले क्लियर किए हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रपोजल मे बी जनरल और स्पेसिफिक। प्रपोजल या तो जनरल होना चाहिए या फिर स्पेसिफिक होना चाहिए। जनरल का, अब आप सब लोग बैठे हैं, मैंने आपको बोल दिया कि मुझे पेन बेचना है, तो ये हो गया एक जनरल ऑफर। अगर मैं इसी को ही बोलती हूँ कि हाँ मुझे ये ए पर्सन को पेन देना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्पेसिफिक। तो इतना इसमें हमने डिफरेंस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रपोजल मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ठीक है। ठीक है, तो अगर सिर्फ मेरी इच्छा है लेकिन प्रपोजल के लिए हमें करना पड़ता है, तो ये चीज़ का हमने देखा कि प्रपोजल मेयर इंटेंशन से अलग होता है। सिर्फ इच्छा दिखाना काफ़ी नहीं है, वो उसको सामने वाले को बेचने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अगेन नेक्स्ट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लीगल रूल्स। नेक्स्ट हम लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। अब टाइप्स ऑफ ऑफर हम ऑलरेडी
कुछ कुछ कर चुके हैं, जो नहीं किया वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर मतलब एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वर्ड। वर्ड में कैसे होना चाहिए, वर्ड रिटन भी होते हैं, स्पोकन भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है इम्प्लाइड ऑफर। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। इम्प्लाइड मीन्स बाय द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, कंडक्ट ऑफ पर्सन मेन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्पेसिफिक, जब ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। सपोज मेरे सामने 4-5 लोग हैं, उनमें से सिर्फ एक को मैंने ऑफर किया, तो वो हो गया ऑफर मेड टू स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। फोर्थ है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब, अब इसी एग्जांपल को हम फिर से लेते हैं। मेरे सामने 4-5 लोग हैं, मैंने 4-5 लोगों को ही बोल दिया, जितने लोग मेरे कांटेक्ट में उन सबको मैंने बोल दिया, तो वो हो गया एक जनरल ऑफर। एंड लास्ट क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर क्या होता है कि टू पार्टीज, जब दो पार्टीज एक जैसी ऑफर एक दूसरे को देती है विदाउट नोइंग ईच अदर ऑफर, तो ये इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अभी समझो मेरे पास ब्लू पेन है और मुझे ये मेरा ब्लू पेन बेचना है, लेकिन मेरे ऑफर की जानकारी सेकंड पर्सन को नहीं है जिसको ब्लू पेन चाहिए। उसके पास रेड पेन है, उसको अपना रेड पेन बेचना है, तो हम दोनों ने ऑफर कर दिया जो कि एक दूसरे की नॉलेज के बिना है, तो ये भी ऑफर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अब चलते हैं, ऑफर क्लियर हुआ हमारा, हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को हम सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या है। सेक्शन 2B, सेक्शन 2B में क्या है कि व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, ठीक है। तो जब प्रपोजल बना और प्रपोजल अपनी एसेंट दे दी, इंडिकेट कर दी टू दैट अनदर पर्सन, मतलब टू फर्स्ट पर्सन, तो इसका मतलब है कि प्रपोजल जो है एक्सेप्टेड है। इसको हम राइटिंग में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और है, ये सिग्निफाइज हमने लिखा। सिग्निफाइज मतलब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिग्निफाइज मीन्स टू इंडिकेट, अपनी जो प्रपोजल है वो पर्सन अपनी इच्छा दूसरे को बताता है, ठीक है। उसका रिप्लाई करता है, जो प्रपोजल ऑफर पहले हुआ उसका रिप्लाई करता है और इंडिकेट करता है टू सेकेंड पर्सन, तो वो होता है प्रपोज एक्सेप्टेंस, ठीक है। और प्रपोजल जब एक्सेप्टेड हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाती है, ठीक है। अब इसको हम 2-3 पार्ट्स में आगे करने वाले हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ डेफिनेशन लिख दिया है। सेकेंड है
हु कैन एक्सेप्ट एन ऑफर, ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसका सीधा सा जवाब है जिसको ऑफर दी गई है वो ही एक्सेप्टेंस कर सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब सपोज किसी तीसरे पर्सन को हमने ऑफर ही नहीं दिया, ऑफर मैंने दी आपको, लेकिन आपका कोई फ्रेंड, कॉलेज का कोई फ्रेंड उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है। ऑफर कौन एक्सेप्टेंस कौन करेगा, जिसको हमने ऑफर दिया है। ठीक है, ठीक है। थर्ड है लीगल रूल्स। जैसे हमने ऑफर के लीगल रूल्स पढ़े हैं वैसे ही हम इसके भी लीगल रूल्स पढ़ेंगे। तो लीगल रूल्स क्या होते हैं, जब भी आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस पे क्वेश्चन आएगा, आपने दोनों का डेफिनेशन लिखना है, उसका लीगल रूल्स लिखना है और उसका टाइप्स लिखना है। ठीक है, वन बाय वन अभी हम सबको डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ठीक है आप मुझे पेन दे रहे हो, उसके बदले में आप मेरा पेन ले लो, तो इस तरह की कंडीशन रखी है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो ये क्या होना चाहिए, ये एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। कंडीशन, ठीक है, तो ये हम एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नो एक्सेप्टेंस। उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं माना जाएगा अगर वो कंडीशनल है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। उसको कम्युनिकेट होना चाहिए। तो कम्युनिकेट कैसे होना चाहिए, आपने देखा अभी मैंने बोला मुझे पेन बेचना है, आपने मन में सोच लिया हाँ ठीक है मैं मैडम का पेन खरीदने वाला है। सिर्फ मेयर एक्सेप्टेंस, मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस होगा तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो मेंटल एक्सेप्टेंस आपने कर लिया तो वो एक एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसको बाय वर्ड और बाय कंडक्ट कैसे भी हमें उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एविडेंस बाय वर्ड और कंडक्ट in the eyes of law. ठीक है, थर्ड क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम और रीजनेबल टाइम। तो एक्सेप्टेंस को विद इन प्रिस्क्राइब टाइम और रीजनेबल टाइम हमें पूरा करना होता है।
इसको रिटर्न में ले लेते हैं। अब प्रिस्क्राइब टाइम और रीजनेबल टाइम का क्या मतलब है, ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। प्रिस्क्राइब टाइम क्या होता है कि जैसे मैंने बोला मुझे ये पेन 1 हफ्ते में जिसको लेना हो मुझे बोलो। अब समझो 1 हफ्ते में किसी ने नहीं बोला, यहाँ किसका माना जाएगा, जिसने 1 हफ्ते में बोल दिया। अब 1 हफ्ते का टाइम नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल बाद भी ये बिकेगा, तो उसमें एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द मोड प्रिस्क्राइब और सम यूजुअल और रीजनेबल मोड। नोट डाउन कर लेते हैं इसको भी हम। तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट किया होना चाहिए, प्रिस्क्राइब टाइम पे होना चाहिए और उसी मोड पे होना चाहिए जो प्रिस्क्राइब है। अगर मैंने बोला कि मुझे मेल के थ्रू आप रिप्लाई करो तो फिर आपने मेल का थ्रू ही करना है, या सम यूजुअल और रीजनेबल मोड, या आप समझो आपको ईमेल नहीं आता है तो आप थ्रो लेटर भी कर सकते हो, जो भी रीजनेबल मोड होगा उस पर आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द प्रपोजल इज रिवोक्ड और लैप्सेस। यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम एक्सेप्टेंस करेंगे तो वो कब होना चाहिए, ऑफ़र ख़त्म होने से पहले का होना चाहिए, पहले होना चाहिए। मैंने बोला मुझे ये पेन बेचना है, ये पेन आपने एक्सेप्टेंस करने में वक्त लगा दिया और ये ऑफ़र मेरा मन बदल गया, मैंने ये ऑफ़र जो था वो कैंसिल कर दिया कि मुझे ये नहीं बेचना, तो इस दूसरा ऑफ़र जो ख़त्म लैप्स होने का ऑफ़र है उससे पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। 6th पॉइंट, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड सब्सिक्वेंटली अनलेस अ फ्रेश प्रपोजल इज मेड। एक बार जो प्रपोजल आपने रिजेक्ट कर दिया तो उसको आप बाद में नहीं ले सकते, कब तक नहीं ले सकते, जब तक उसी बात का फ्रेश प्रपोजल ना बने। अभी मैंने आपको बोला मुझे ये पेन बेचना, तो बेचना है, आपने बोला नहीं मुझे नहीं खरीदना, मतलब वो हमारा ऑफ़र और एक्सेप्टेंस सब खत्म हो गया। अब दोबारा कभी मैं जब बोलेगी कि मुझे ये पेन बेचना है तभी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना आपका राइट जा चुका है। 7, acceptance of a proposal can be made even by a conduct. एक्सेप्टेंस, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस भी हम कर सकते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ होता है, हम लोग मेला वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर एक बॉल होता है, उसको उसमें बकेट में डालना होता है, तो अगर आपने 1000 बॉल डाल दी, ठीक है, उसका ऑफ़र क्या है कि वो बॉल्स को बकेट में डालना है। अब उस बॉल को आपने अगर बकेट में डाली तो मीन्स आपने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, आपको इजीली ये याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रोमिसर हिमसेल्फ, ठीक है। हिमसेल्फ का यहाँ पर क्या मतलब है कि जिस पर्सन को हमने ऑफ़र दिया है उसी को ही, जिससे ऑफ़र लिया है उसी को ही हम एक्सेप्टेंस करेंगे। ऑफ़र दिया मैंने, आप मेरी किसी फ्रेंड को बोल रहे हो कि आपकी फ्रेंड का जो ऑफ़र था वो मुझे पसंद है, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है।
नॉट टू अनऑथराइज पर्सन, किसी भी अनऑथराइज पर्सन को इस तरह की ऑफ़र एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर मैंने मेरी फ्रेंड को ऑथराइज़ किया हुआ है कि कोई अगर इस तरह का बोलता है एक्सेप्टेंस मेरे ऑफ़र के आगे रिप्लाई में एक्सेप्टेंस करता है, तो उससे आप डील कर लेना, तो वो ऑथराइज है, उसको मैंने ऑथराइज़ किया हुआ। तो अगर अनऑथराइज पर्सन को एक्सेप्टेंस किया, कम्युनिकेट किया, तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो बातें हमारी समझने वाली है कि अगर प्रपोज़ल हमने एजेंट के थ्रू है, ये हमारे लीगल रूल्स कंप्लीट हुए इन, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें जो अलग से हमें समझने वाली है कि प्रपोज़ल अगर हमने एजेंट के थ्रू किया है तो एक्सेप्टेंस भी अगर हम एजेंट के थ्रू करते हैं उसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट को हमने टेलीफोन पे किया, टेलीफोन पे ही ऑफ़र दिया, टेलीफोन पे ही हमने एक्सेप्टेंस किया, तो वो एक वैलिड है और उसका उतना ही इफेक्ट होगा जितना ओरल एग्रीमेंट का होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एक तो दो बातें हैं, एजेंट के थ्रू हमने प्रपोजल किया तो एजेंट के थ्रू ही हम एक्सेप्टेंस भी करते हैं, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस बन जाएगा, ठीक है। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक ऑफर और एक्सेप्टेंस, अगर वो दोनों टेलीफोनिक है तो वो ओरल एग्रीमेंट जितना ही इफेक्टिव होगा। ये आपका ऑफ़र एक्सेप्टेंस है। ऑफ़र एक्सेप्टेंस पे किसी तरह का भी क्वेश्चन आता है तो आप इतना मटेरियल आप उसमें समझ के लिख सकते हैं। तो आज का सेशन जो हमारा था वो यहीं पे ख़त्म होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, मैं उसका आपको वीडियो पोस्ट कर दूँगी। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए।